आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 के क्लास 12 के जो जितने भी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए के साथ साथ आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूटी के एग्जाम के लिए एक सभी के सभी क्लास आपके लिए सफिशिएंट माने जाएंगे। इसमें वही क्वेश्चन लाए जाएंगे जो आपके वर्तमान के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके सीयूटी तथा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास सफिशिएंट है। आज हम लोग देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही आप जानते हैं कि क्या है। पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों में लैंगिक लक्षण, लैंगिक पुष्पीय पादपों के लैंगिक भाग। तो इस प्रकार से हम लोग बना जगह। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक कर कर जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए एक एक नंबर के हैं सभी को एक एक कर कर कवर करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि पुष्पक होता है। पुष्पक क्या होता है? ऑप्शन देखिए। रूपांतरित जड़ होता है, जड़ से हमारा पुष्प का निर्माण नहीं होता है। क्या वो तना होता है? क्या होता है? वो पत्ती होता है, पत्ती से पुष्प का निर्माण नहीं होता है। फल से नहीं होता है। आपका क्वेश्चन नंबर बी पहले का क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1 ए एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। पुष्प एक प्रकार का हमारा क्या होता है? देखिए, ये जो तना होता है, तना में कौन कौन सा विभाजन की क्रिया होती है? विभज्योतक, मध्यस्थ तथा शीर्षस्थ, इस 3 प्रकार के उसमें हमारा क्या किया जाता है? विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। जो कहा जाता है कि पादपों के जो तना होता है, तने के रूपांतरण से किसका निर्माण किया जाता है? हमारा पुष्प का निर्माण होता है। कहा जाता है कि जो पुष्प होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नर व मादा दोनों, या कहा जाएगा स्त्री केसर व पुंकेसर, क्या स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। उस पुष्प को कहा जाता है क्या? ये दोनों जब एक ही पुष्प में रहते हैं तो इसे द्विलिंगी कहा जाता है। अब कहा जाए कि जिसमें एक ही पुष्प में सिर्फ एक ही या तो नर जनन भाग होंगे या तो मादा जनन भाग होंगे, तो उस पुष्प को क्या कहा जाएगा? एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एकलिंगी पुष्प। देखिए, नाम से ही पता चला है। एक लिंग मतलब क्या? या तो एक लिंगी, देखिए एक लिंगी किसे कहा जाएगा? एक लिंगी में आपका आ जाएगा कि इसमें जो आपका पुष्प का भाग होगा वो क्या? नर भाग या तो मादा भाग, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो उसे हम एक लिंगी कहेंगे। जिसमें दोनों मौजूद होता है उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। आप लोग एक लिंगी व द्विलिंगी के कमेंट बॉक्स में दो दो एग्जाम्पल आप लोग जरूर बताइए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर है। देखिए, आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर है। पुंकेसर किसको कहा जाता है? देखिए, पुंकेसर ये कहा जाता है, जिस प्रकार से हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य में पुरुष होते हैं, पुरुष से पता चलता है कि ये पुंकेसर मतलब क्या? एक कौन सा भाग होंगे हमारा? नर भाग होंगे। पुरुष कैसे है तुम्हारा? ये नर होते हैं। तो इस आधार पर नाम से पता चला कि पुंकेसर क्या होते हैं हमारा? ये एक प्रकार का क्या होते हैं? नर जननांग होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का क्या? नर जनन अंग हो गए। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन क्या है? लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु किसे कहते हैं? तो लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परिवर्धन होता है। देखिए, जब लघु बीजाणु की बात किया जाता है तो इसको कहा जाता है कि ये देखिए, नाम से ही पता चला है कि जो लघु बीजाणु होता है ये नर जनन भाग होता है। नर जनन भाग से पता चलता है कि जब नर जनन भाग होता है तो इसके मुख्य भाग कौन से होते हैं हमारा? देखो, पराग कोश,
उसके बाद क्या है, परागकण, तथा इसके बाद हमारा तीसरा क्या है, पूतंतु होता है। ये 3 भाग हमारे किस क्या होते हैं, जो नर जनन भाग होते हैं, या तो उसी को कहा जाता है कि लघु बीजाणु जनन होते हैं। लघु बीजाणु के मुख्य 3 भाग होते हैं। आपको आपके पता है कि कौन-कौन सा 3 भाग? आपका परागकोश, परागकण तथा पूतंतु, 3 प्रकार के इसके मुख्य भाग पाए जाते हैं। किसके? नर जनन भाग के या लघु बीजाणु जनन के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ऑप्शन आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 के परागकोश, परागकण, ए व बी दोनों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट, ये 2016 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो कहा जाता है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए परागकण में मातृ कोशिका, देखिए मातृ कोशिका उसे कहते हैं, जो प्राथमिक कोशिका होती है परागकणों में, उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक कोशिका को ही मातृ कोशिका कहा जाता है। मातृ कोशिका ही विभाजित होकर क्या बनाती है हमारा, ये आपकी संतति कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? संतति कोशिका, या तो इसी को क्या कहा जाता है, मदर सेल से किसका निर्माण होता है, हमारा डॉटर सेल। इस प्रकार से कहा जाता है कि मातृ कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो कहा जाता है कि मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए जो मातृ कोशिका होती है वो हमेशा कैसी होती है, द्विगुणित, क्योंकि ये हमेशा क्या दर्शाती है, द्विगुणन को दर्शाती है। या तो कहा जाएगा इसकी 2n होती है, इसमें एक n मतलब एक द्विगुणन में ये 2 भागों में होते हैं, तो यही कोशिका विभाजित कर अलग अलग युग्मकों में विभाजित होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो मातृ कोशिकाएं होती है सदैव कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कि क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण, क्या है, लघु बीजाणुओं का निर्माण देखिए लघु बीजाणु मातृ कोशिका में किस विभाजन के परिणाम स्वरूप बनता है? कहा जाता है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका में किस विभाजन के द्वारा होता है? तो कहा जाता है कि किस विभाजन के, तो जो कोशिकाओं का विभाजन कितने प्रकार से होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री तथा असूत्री 3 प्रकार से होते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जो जनन कोशिकाएं होती है, देखिए जनन करने के लिए जो कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया होती है वो सदैव कैसी होती है, अर्धसूत्री होती है। चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, इसमें कहा जाता है कि जो पादप हम क्या है, जब आपका जनन की बात किया जाएगा तो जनन में सदैव क्या पाया जाता है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें, जनन के भागों में कौन सा विभाजन होता है, सदा अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, से देखिए क्या आ रहा है कि पराग कोश की प्रत्येक पाली में, देखिए पराग कोश किसे कहते हैं, पराग कणों का पराग कणों को जहां पर पोषण प्रदान किया जाता है या उसको स्थान दिया जाता है, क्या जाता है हमारा, कोश में क्या जाता है, स्थान। देखिए कोश में क्या जाता है, स्थान होता है। तो जहां पर पराग कणों को रहने के हेतु स्थान दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। जब परागकोशों की प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठों की संख्या होती है, तो परागकोशों के प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आप ऐसे चित्र इसका देखे होंगे। इसमें ए हमारा क्या है, ए। अब देखिए इसमें कितने भाग हो गए, इसमें एक भाग ए हो गया, एक भाग हो गया। तो कहा जाता है कि इसके एक भाग ए मिलकर क्या बनाता है, परागकोशों की प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ हो गए, इसकी संख्या के आधार पर पता चला 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन 2 प्रकोष्ठों को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, इसे लघु बीजाणु धानी, या इसी को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ साथ इसी को पराग पुट कहा जाता है, परागपुट कहा जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहा जा रहा है कि लघु बीजाणु जनन में पुष्प की संरचना क्या, पुष्प की संरचनाएं भाग लेती है। कहा जाता है कि लघु बीजाणु जनन में, देखिए लघु बीजाणु जनन में
पुष्प की संरचनाएँ भाग लेती, कौन-कौन सी पुष्प की संरचनाएँ भाग लेती है? तो आप देखिए लघु बीजाणु धानी की बात किया जाता है, तो ए कौन-सा होता है? ए सदैव नर जनन भाग होता है, तो नर जनन भाग के लिए सदैव क्या जाता है हमारा? देखिए पुंकेसर होता है, ये नर जनन भाग है। लघु बीजाणु धानी ये नर जनन भाग है। परागकण ये सदैव क्या जाता है हमारा? नर भाग होते हैं, नर भाग ही हमारा क्या करते हैं? लघु बीजाणु जनन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन देखिए दलपुंज ये तो मान लीजिए दोनों में होता है। वर्तिकाग्र आया, वर्तिकाग्र हमारा स्त्रीकेसर का भाग है, इसको काट दीजिए। जायांग है, स्त्रीकेसर का भाग है, काट दीजिए। ये देखिए पुष्पासन, पुष्पवृंत व अंडाशय, अंडाशय किसके भाग है? स्त्रीकेसर के भाग है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर क्या है? बी को काटे, सी को काटे और डी को काटे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लघु बीजाणु जनन में पुष्प की जो संरचनाएँ जो भाग लेती है क्या है? पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी एवं परागकण हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लघु बीजाणु जनन में के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहा जाता है कि लघु बीजाणु जनन के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह किसमें होता है? ये सदैव, इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया कि ये सदैव लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। कहा जाता है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से मातृ कोशिका से जो संतति कोशिका का निर्माण होता है, ये जनन में होता है। तो इस जनन में भाग लेने वाला कौन सी कोशिका होती है हमारा? सदैव अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या? क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीयूटी के लिए, तो ये आपके लिए रामबाण है। तो इसलिए आप प्रत्येक क्लास को एक-एक करके देखते रहिए। आपका इस समय का क्लास भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आने वाले प्रतियोगी परीक्षा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसकी तैयारी भी आपके साथ में होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है, जिसका मुख्य कार्य देखिए कहा जाता है कि देखिए पूरे क्वेश्चन को छोड़िए, क्या परागकोश में सबसे बड़ा भीतरी स्तर टेपिटम होता है। तो टेपिटम का मुख्य कार्य देखिए लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायता का देखिए आपका कहा जाता है कि जो टेपिटम होता है वह टेपिटम जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? लघु बीजाणुओं को उनके विकास के समय पोषण प्रदान करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा जाता है कि टेपिटम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो कहा जाता है लघु बीजाणुओं को पोषण में सहायता प्रदान करना ही टेपिटम का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि ए है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो टेपिटम परागकणों को अंतःभित्ति होती देखिए कहा जाता है कि टेपिटम की परागकण होती वो उसकी अंतःभित्ति कैसी बनी होती है? तो टेपिटम परागकोश की अंतःभित्ति बनी होती है एक कोश की होती है। कहा जाता है कि जो अंतःभित्ति होती है एक कोश की, इसके ऊपर 1 से 5 भित्ति मोटा मध्य स्तर होता है। कहा जाता है कि जो टेपिटम होता है ये सदैव एक कोश की होता है। इसके साथ साथ में कहा जाता है कि इसके ऊपर क्या 1 से लेकर 5 भित्ति क्या हो जाता है? 1 से लेकर 5 भित्ति आपकी मौजूद होती है, जो बहुत ही मोटा मध्य स्तर का होता है। बहुत ही मोटा तथा मध्य स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है कि पैरा देखिए पैरा प्लाज्मोडियम बनता है। पैरा प्लाज्मोडियम किससे बनता है? तो पैरा प्लाज्मोडियम टेपिटम कोशिकाओं के जीवद्रव्य से होता है। देखिए क्या टेपिटम कोशिकाओं के जीवद्रव्य से क्या होता है? पैरा प्लाज्मोडियम बनता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो टेपिटम कोशिकाओं के जो जीवद्रव्य होते हैं ये पैरा प्लाज्मोडियम को बनता है। इसमें ग्रंथिल तथा अमीबी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें कहा जाता है कि ग्रंथिल प्रकार की तथा अमीबी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। या कह सकते हैं कि इसमें अमीबा के आकार की आपकी क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। अमीबा क्या हो जाता है? देखिए अमीबिया अमीबा आकार की क्यों? तो इसकी जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती है इसका कोई शेप साइज आपका क्या है? निश्चित नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है इसके क्या कहा जाता है कि ये अमीबी प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्राथमिक पूंजी देखिए प्राथमिक देखिए क्वेश्चन नंबर 11 12 का रहा है प्राथमिक पूंबीजाणु जनन कोशिकाएं निर्माण करती है।
प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिकाएं निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिकाएं निर्माण करती है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण करती कहा जाता है कि जो प्राथमिक, इसके पहले बताया, जो प्राथमिक कोशिकाएं होती है उसी को क्या सदैव कहा जाता है? लघु बीजाणु या मातृ कोशिका कहा जाता है। ये मातृ कोशिकाएं ही हमारे ये मातृ कोशिकाओं का निर्माण किसके में होता है? ये लघु बीजाणु में होता है। लघु बीजाणु को क्या कहता है? नर जनन भाग कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक पूंजी पूंबी जाड़ुओं कोशिकाएं का निर्माण कहाँ पे होता है? लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि लघु बीजाणु का वायचोल, देखिए लघु बीजाणु का वायचोल स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ का बनता है। कहा जाता है कि लघु बीजाणु का वायचोल, वायचोल में क्या है? उसकी बाहरी चोल, लघु बीजाणु का बाहरी चोल स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक, स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ का बनता है। यह प्रतिरोधक पदार्थ निर्माण करता, कहा जाता है कि ये एक प्रकार का प्रतिरोधक मतलब क्या? प्रतिरोधक मतलब एक दूसरे का विरोध करना क्या करता है? प्रतिरोधक होता है। तो प्रतिरोधक पदार्थ बनाता है। यह प्रतिरोधक पदार्थ निर्मित होता है। किसका निर्मित होता है? वसा का है, प्रोटीन से है, सेल्यूलोज क्या है, किससे जगह? ये आपका वसा से बना होता है। वसा क्या है? ये वसा के कारण, ये किसका बना होता है? वसा के कारण बना होता है, जिस पर उच्च ताप तथा कठोर अम्ल, देखिए उच्च ताप तथा कठोरता तथा अम्ल पर, अम्ल तथा क्षार पर इसके ऊपर कोई सी भी प्रकार का फर्क या किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या जाएगा कि स्पोरोपोलेनिन का जो विरोध करने वाला पदार्थ होता है वो किसका बना होता है? हमारा वसा का बना होता है। जो क्या था? स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ होता है, जो लघु बीजाणु के वायुचूल्य में बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि कहा क्या है कि एक परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या होती है। एक परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए संख्या कितनी है? 4 होती है। 4 किस प्रकार से होती है? तो कहा जाता है कि एक परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या सदैव 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पे देख चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 50 में क्या है कि निम्नलिखित में से देखिए क्या है? परागकोश भित्ति में 4 परतें होती है। जहां देखिए परागकोश की भित्ति जो 4 होती है उसका मुख्य नाम क्या है? देखिए ये कहा जाता है, देखिए अंत, देखिए नाम से ही पता चला है कि मध्य स्तर के, इसमें ए अंदर की ओर नहीं होती है। परागकोश भित्ति जो सदैव कैसे थे हमारा, ए बाहर की ओर होती है, इसको अंदर की ओर तो काट दीजिए, अंदर की ओर काट दीजिए। इसमें टेपिटम वाह्यचोल के बाहर होता है। ए आपका गलत है। इसके पहले वाले में बताया गया कि लघु बीजाणु के आंतरिक भागों में हमारा क्या पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है। क्या जाता है कि देखिए क्वेश्चन मध्य परत, देखिए मध्य परत, अंत अंतःस्तर तथा टेपिटम के बीच में क्या होता है? परागकोश भित्ति पाई जाती है। कहा जाता है कि जो परागकोश भित्ति होती है वह सदैव वायचोल, अंतस्तर तथा मध्य स्तर तथा टेपिटम द्वारा बनी होती है। जहां पर मध्य परत, अंतःस्तर तथा टेपिटम के बीच स्थित होता है। कहा जाता है कि इसके मुख्य भाग क्या है? वाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम होता है। उसमें से कहा जाता है कि अंतःस्तर और टेपिटम के बीच, मध्य स्तर, अंतःस्तर तथा टेपिटम के बीच में क्या पाया जाता है? परागकोश भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि परागकोश में अंत स्तर स्थित होता है। कहा जाता है कि परागकोश में अंत स्तर स्थित होता है। तो परागकोश में अंत स्तर जो स्थित होता है यह सदैव बाह्य स्तर के तुरंत अंदर की ओर होता है। कहा जाता है कि परागकोश में अंत स्तर स्थित होता है। कहाँ पे होता है? बाह्य स्तर के तुरंत अंदर स्थित होता है। कहा जाता है कि तुरंत अंदर में क्या, उसके निचले हिस्से पर स्थित होता है। या कहा जाता है कि वाह्य, देखिए वाह्य त्वचा के तुरंत नीचे आपका क्या पाया जाता है? हमारा तुरंत नीचे हमारा परागकोश की अंत स्तर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 70 के द्विबीजपत्री पादपों की पराग कणों में प्रायः जनन छिद्र होते हैं। देखिए
द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में प्रायः जो जनन छिद्र होती है वह सदैव कैसे होते हैं? तो यह सदैव किसके बने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर द्विबीजपत्री के 3 जनन छिद्रों के बने होते हैं। कहा जाता है कि द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में प्रायः जनन छिद्र होते हैं, तो ये 3 जनन छिद्र होते हैं। अब देखिए कौन कौन से, देखिए द्विबीजपत्री पादपों के जो परागकण होते हैं इसमें 3 छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें पराग नलिकाएं विकसित होती है। इसमें क्या कहते हैं? पराग नलिकाएं। पराग नलिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती है। कहा जाता है कि पराग नलिकाओं का विकास कहाँ पे होता है? पराग कणों के जनन छिद्रों में होता है। ये जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? तो 3 जनन छिद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है? वास्तव वनस्पति वैज्ञानिक, देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पराग कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहता है? कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है। देखिए परागकणों की संरचना का अध्ययन कहलाना ही क्या कहलाता है? पराग परा देखिए परागाणु विज्ञान कहलाता है। देखिए परागाणु विज्ञान या पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। पैलिनोलॉजी पैलिनोलॉजी क्या है जाता है? किसको? परागाणु विज्ञान को, जहाँ पर पराग कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जगह परागाणु विज्ञान कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहा जाएगा ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम के लिए, या आप कहेंगे किसी यूटी एग्जाम के लिए, सीयूटी एग्जाम के साथ साथ आपके जितने भी मेडिकल कॉलेज के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ दम जरूर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि परागकण की आंतरिक भित्ति बनी होती है। जो परागकण होते हैं उसकी आंतरिक भित्ति सदैव किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। कहा जाता है कि परागकण की आंतरिक भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। तो कहा जाता है कि जो आंतरिक भित्ति, देखिए परागकण की आंतरिक जो भित्ति, जो अंतःचोल, देखिए अंतःचोल कराते हैं। देखिए परागकण की आंतरिक भित्ति क्या करते हैं? हमारा अंतःचोल। अब कहा जाता है कि जो अंतःचोल, देखिए परागकणों की आंतरिक भित्ति क्या कराते हैं? अंतःचोल कराते। अंतःचोल किसकी बने? तो हमारा पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये कहा जाता है कि पराग नलिका का निर्माण अंतःचोलों द्वारा होता है। देखिए अभी इसके पहले कहा था जो अंतःचोल होता है इसी के द्वारा पराग नलिका, देखिए पराग नलिका का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? पराग कणों के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि कुछ पादपों में लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना परागपिंड बनाती हैं, यह पाई जाती है। कहा जाता है कि कुछ पादपों में लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना पराग छिद्र, देखिए परागपिंड बनाते हैं, यह पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का है कि कुछ पादपों में लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना परागपिंड बनाती हैं, यह पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? यह सदैव मदार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मदार में पाई जाती है। कहा जाता है कि कुछ पादपों में लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना बनाती है जिसे परागपिंड कहा जाता है। यह संरचना मदार या कैलोट्रोपिक्स में पाई जाती है। देखिए मदार का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैलोट्रोपिक्स। कैलोट्रोफिक्स कैलोट्रॉफिक्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि परागकणों के परिपक्व होने के लिए परागकोश के परिपक्व होने पर नष्ट हो जाते हैं। देखिए कहा जाता है कि परागकोश के परिपक्व होने के पर
क्या नष्ट हो जाता है? तो ए कहा जाता है कि पालियों का मध्य ऊतक नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि जिस भाग में परागकोश, कोश मीन्स क्या है? स्थान। जहाँ पर परागकोशों, देखिए परागों को स्थान दिया जाता है उसे परागकोश कहता है। तो वो धीरे धीरे क्या रहता है, जैसे जैसे परागकण परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं तो वो परागकोश क्या जाता है, उस स्थान से फट जाता है। कहा जाता है कि जब परागकण परिपक्व होना शुरू हो जाता है तो उस जिस भाग में रखा जाता है उसे परागकोश कहा जाता है। तो परागकोश की जो परत होती है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो नष्ट होकर एक ऐसे समय आता है जब वो आपस में क्या जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। क्या जाता है, ब्लास्ट होकर उसको खोल देता है, क्या जाए ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण वो एक कण या एक परागकण एक से कई स्थानों पर आसानी से स्थानांतरित हो जाता है, जिसके द्वारा परागण की क्रियाएं संपन्न होती है। तो कहा जाता है कि जो परागकोश परिपक्व होने पर नष्ट हो जाती है तो वह सदैव क्या करते हैं, पालियों का मध्य उत्तक कहलाता है। अब कहा जाता है कि जो पालियों का मध्य उत्तक कहलाता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसकी आधार पर कहा जाता है कि इसके मध्य में पाई जाती है। ये मध्य त्वची स्तर एक टेपिटम स्तर समाप्त हो जाता है एवं केवल मध्य एवं अंत त्वचा बना रहता है। कहा जाता है कि इसी भाग में क्या टेपिटम का निर्माण होता रहता है। टेपिटम क्या जाता है, स्तर समाप्त हो जाता है। समाप्त होकर केवल उसके पास क्या बनता है, सिर्फ बाह्य तथा अंत अंत त्वचा बनती बची रहती है, क्योंकि टेपिटम हमारा क्या है, ये समाप्त हो जाता है। टेप्टन क्या जाता है, ये नष्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पराग कण होती हैं, पराग कण होती हैं। ये आपको को क्वेश्चन कई बार बता गए कि जब निषेचन की क्रिया, क्या कौन सी निषेचन की क्रिया, पाद पादपों में निषेचन निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। अब देखिए नाम से पता चले पराग कण, पराग मीन्स क्या, देखिए पराग मनुष्य क्या पादपों में पाया जाने वाला जो नर भाग होता है उसी को पराग कहा जाता है। तो उसके कण जब पर जिस प्रकार से हम लोग किसी भी खेत में जाते हैं, ऐसे जहाँ पर फसलें बोई जाती है तो उसमें कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसका कुछ न कुछ कण हमारे शरीर में चिपक जाता है। तो वही क्या होता है हमारा पराग कण होता है। तो कहा जाता है कि पराग कण में क्या होता है, तो पराग कण में सदैव एक जनन कोशिका तथा एक नलिका कोशिकाएं पाई जाती है। कहा जाता है कि ये जो परागकण होते हैं ये सदैव उसमें क्या पाया जाता है, एक जनन कोशिका व नलिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है। तो 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि परागकण के क्या है, परागकण के केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव एकत्र हो जाने से तैयार होती है। परागकणों के केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव एकत्रित हो जाने से तैयार होती है। क्या तैयार होती है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका क्या जाएगा, जनन कोशिकाएं होती। कहा जा रहा है कि परागकण के केंद्रक के चारों ओर जो कोशिका द्रव एकत्रित हो जाने से क्या तैयार होता है, जनन कोशिकाएं तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि किस पादप के परागकण एलर्जी का कारण है। देखिए एलर्जी का मुख्य कारण क्या होता है, तो कहा जाता है कि किस पादपों के कारण होता है, तो इस सदैव कांग्रेस घास या पॉर्थीनियम के द्वारा एलर्जी के मुख्य कारण होता है। क्या कांग्रेस घास या पार्थीनियम घास जो परागकण की होती हैं ये सदैव एलर्जी का कारक होता है। कहा जाता है कि भारत में 1950 क्या होता है, भारत में लगभग में 1950 में कनाडा से आयात किया गया गेहूं। देखिए आयात क्या होता है, देखिए जब किसी सामान को दूसरे देशों से क्या कहते हैं, दूसरे देशों से अपने देश में लाया जाता है तो ये क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। तो ये कहा जाता है कि एक कनाडा से
कनाडा कनाडा की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कनाडा से, और कनाडा के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन, इसको भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो कहा जाता है कि कनाडा से आयात किए गए गेहूँ के साथ आने वाले, देखिए जो गेहूँ होता है, गेहूँ के साथ गेहूँ के साथ क्या जाता है? पार्थेनियम या गाजर घास, देखिए पॉलीथिन या कांग्रेस घास या इसी को क्या कहा जाता है? गाजर घास कहा जाता है। तो गाजर घास के साथ परागकण क्या होता है? कि साथ परागकण की एलर्जी, परागकण के क्या है? एलर्जी, परागकण की एलर्जी एक का मुख्य कारक होता है। कहा जाता है इसी का क्या हो जाता है? हमारा मुख्य कारक होता है। कहा जाता है कि जो परागकण के जो एलर्जी का मुख्य कारण कारण होता है, पार्थेनियम होता है, जो कनाडा से आयात किए गए गेहूं के कारण उसमें गाजर घास या कांग्रेस घास या कनाडा घास के या पार्थेनियम घास के कण क्या परागकण एलर्जी का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्त्रियों का भाग नहीं, देखिए स्त्री केसर का भाग क्या नहीं, आपको पता है कि स्त्री केसर के पहले आप दो इसमें से आप पहले हम लोग किस पे ध्यान देते हैं कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर पर ध्यान देते हैं, क्या मुख्य भाग नहीं होता है। तो पहले क्या क्या होता है इसको पे ध्यान देते हैं। जो कहा जाता है कि जो परागकण स्त्रियों का भाग नहीं है, देखिए कहा जाता है कि परागकण इसमें है जो आपका स्त्री भाग नहीं है। तो भाग किसका है? देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका के साथ साथ आपका क्या है? अंडाशय, ये अंडाशय, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? हमारा स्त्रीकेसर के भाग है। तो इस ऑप्शन में इन तीनों के सिवा कौन आपका अभी बताया गया कि कौन कौन से वर्तिकाग्र अंडाशय को छोड़कर जो परागकण होता है ये हमारा किसके भाग होते हैं? नर जनन भाग होते हैं, या कहा जाएगा ये पुंमंग के भाग होते हैं या पुंकेसर के भाग होते हैं, स्त्रीकेसर के नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अध्यावरण के अध्यावरण ढके रहते हैं। कहा जाता है कि जो अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण मतलब क्या? ऐसे बीज, कहा जाता है कि ये देखिए बीजांड काय को ढकने के लिए, कहा जाता है कि बीजांड काय को ढकने के लिए जिन आवरण की आवश्यकता होती है उसी को अध्यावरण कहते हैं। कहा जाता है कि ये कितनी भित्ति से मिलकर बनी होती है? ये हमारा सदैव दो भित्ति से मिलकर बनी होती है। दो भित्ति से मिलकर इस आवरण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए सामान्य बीज चोल पाया जाता है। देखिए सामान्य बीज चोल किस कुल के पादपों में पाया जाता है? तो सामान्य बीज चोल यूफोरबिएसी कुल में पाए जाते हैं। ये क्या है? यूफोरबिएसी कुल के पौधे में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। तो 28 क्या है कि निम्नलिखित में से अंतः अंतः चूचुक के अंत आवरण की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। अंतः चूचुक के अंत आवरण की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? वसा व मंड पाया जाता है। कहा जाता है कि अंतःचूचुक के अंत आवरण की कोशिका में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये वसा व मंड पाया जाता है। कहा जाता है कि ये कोशिकाएं वसा व मंड पाया जाता है। इस प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं के स्तर सदैव अंत कला कहलाते हैं। ये सभी के सभी भागों को क्या कहा जाता है? अंतः कला, अंत कला कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 29 की चलते हैं। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? बीज चोल उपस्थित होता है। किसमें बीज चोल उपस्थित होता है? तो बीज चोल की बात करते हैं तो बीजांड द्वार की ओर सदैव हमारा क्या होता है? बीज चोल होता है। देखिए नाम से ही पता चला है कि बीज चोलक जो उपस्थित होता है ये सदैव बीजांड के द्वार की ओर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या है? ऑप्शन सी हो जाता है। तो कहा जाता है कि जो बीज चोल ये किसमें? औरंडी में, किसमें? औरंडी में। ये अरंडी के चोलक
ठीक है। अरंडी के बीज चोल में आपका क्या पाया जाता है? बीजांड के एक सिरे पर उपस्थित उभार होता है, जिसका निर्माण बीजांड द्वार की ओर स्थित बाह्य अध्यावरण की कोशिका के प्रसार द्वारा होता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से बीज चोल की उपस्थिति होती है किसके में? आपका बीजांड द्वार में। तो ये बीजांड द्वार आपको अरंडी के बीजांड में दिखने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि इसके निर्माण से बीजांड द्वार की ओर स्थित बाह्य अध्यावरण की कोशिका के प्रसार द्वारा होता है। प्रसार मतलब उसके बढ़ने के कारण होता है। 29 30 की ओर चलते हैं। तो 30 क्या है? कुछ बीजांडों में एक कालर नुमा अतिवृद्धि पाई जाती है। कहा जाता है कि कुछ बीजांडों में एक कालरनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है। यह कहलाता है, कहा जाता है कि एक बीजांड के में एक कालरनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है। यह क्या कहलाता है? तो ये आपका एरिल कहलाती है। एरिल क्या है? देखिए, जिस प्रकार से कहा जाता है कि कुछ बीजांडों में एक कालरनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है, जिसे जिसे हम क्या, जो एक तीसरा आवरण बनाती है, जिसे एरिल कहा जाता है। कहा जाता है कि बीजांड के एक कालरनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है। ये तीनों मिलकर एक तीसरा आवरण बनाती है, जिसे एरिल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो कहा जाता है कि एरिल के उदाहरण है। देखिए, एरिल के उदाहरण, अब उसके पहले बताया कि एरिल का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब कालरनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है किसमें? बीजांड में। तो ये मिलकर एक तीसरे आवरण का निर्माण करती है, जिसे एरिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि एरिल के उदाहरण क्या होते हैं? तो एरिल के उदाहरण देखिए, लीची, जायफल, ये भी सही है। जायफल, एस्फोडेलस, ये भी सही है। लीची व एस्फोडेलस, देखिए आपको क्वेश्चन के आधार पर एलिमिनेट कर सकते थे, इसकी बात पता चलता है कि क्या ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? इसका राइट आंसर है। कहा जाता है कि लीची, जायफल, एस्फोडेलस, क्या एस्फोडेलस इत्यादि एरिल बीजांड के उदाहरण होते हैं। ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। तो निभाग पाया जाता है। निभाग किस में पाया जाता है? यह सदैव बीजांड में पाया जाता है। एक क्वेश्चन 2020 में आई हुई। तो कहा जाता है कि जो निभाग होता है ये सदैव किस में पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का के बाद क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा? ये कह रहा है कि देखिए, बीजांड काय अधिक विकसित होता है। कहा जाता है कि जो बीजांड काय अधिक विकसित होता है, तो ये क्या कहलाता है? स्थूल बीजांडकाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? स्थूल बीजांडकाई बीजांडकाय की अधिक विकसित होता है। ये कहा जाता है कि स्थूल बीजांडकाई बीजांड में प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका एक है। देखिए, प्राथमिक प्राथमिक कोशिकीय भित्ति की कोशिका बीजांडकाय का निर्माण करती है, जिसमें बीजांडकाय अधिक विकसित होता है। कहा जाता है कि स्थूलकाय बीजांड में प्राथमिक भित्ति कोशिका बीजांडकाय का निर्माण करती है। इस समय बीजांडकाय अधिक विकसित माना जाता है। जिस प्रकार से ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक सभी के सभी क्लास को आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आपका आने वाला सीयूटी हो, आपका मेडिकल के हो, या तो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी के लिए क्लास बहुत ही सफिशिएंट है। इसलिए इस चैनल को सभी लोगों को शेयर करते रहिए और लाइक किया करिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। तो जब बीजांड क्या है? जब बीजांड बीजांड वृत्त पर समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, तो बीजांड के इस प्रकार को कहते हैं।
कहा जाता है कि 90 डिग्री पर मुड़ने वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसे हेमीट्रॉपस कहा जाता है। क्या है? हेमीट्रॉपस कहा जाता है। अब कहा जाता है कि जिस प्रकार से देखिए क्या हेमीट्रॉपस कहा जाता है कि जब बीजांड बीजांड वृंत पर समकोण पर मुड़ा होता है तो इस प्रकार का बीजांड अर्ध प्रति देखिए अर्ध प्रतिपी अर्ध प्रतिपी या हेमीट्रॉपस कहा जाता है। क्या है? अर्ध प्रतीप क्या है? अर्ध प्रतीप कहलाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक बीजांड बीजांड वृंत पर समकोण पर मुड़ा होता है तो इस बीजांड के इस प्रकार को क्या कहता है? हेमीट्रोपस या अर्ध प्रतिपी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। तो 35 का क्या? आर्थोट्रोपस बीजांड का उदाहरण है। आर्थोट्रोपस बीजांड का क्या उदाहरण है? तो आर्थोट्रोपस बीजांड का उदाहरण आपका सिंपल सा है। क्या? रूमैक्स है। क्या है? रूमैक्स है। कहा जाता है कि आर्थोट्रोपस या इसको रिजु बीजांड का उदाहरण कहा जाता है। इसी को क्या? रिजु बीजांड रिजु बीजांड का उदाहरण रूमैक्स है। इसमें निभाग बीजांड वृंत तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं। कहा जाता है ये सभी के सभी एक तरीके से क्या है? एक सरल रेखा पर होते हैं। तो ये सभी कौन कौन से? सिंपल से आपका इसमें निभाग निभाग के बाद क्या है? बीजांड वृंत बीजांड वृंत तथा बीजांड द्वार क्या है? बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होती है। एक सीधी रेखा ऐसे भी हो सकती है, एक सीधी रेखा ऐसे भी हो सकती है, चाहे लंब हो चाहे पट हो चाहे आपके हो, सिर्फ क्या एक दूसरे को हमेशा एक सीधी रेखा में या कहा जाता है एक दूसरे के एक सरल पथ पर काटती है। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्रत्येक प्रसु कोशिका परिणत विभाजन की सहायता से बनाती है। तो ये क्या बनाती है? तो प्रत्येक प्रसु कोशिका परिणत विभाजन की सहायता से बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 36 का क्या? प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती है। क्या है? ऑप्शन नंबर एक का क्या? प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती है। दूसरा कहा जाता है कि आपका गुरु बीजाणु क्या? गुरु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। किसका किसका निर्माण करते हैं? गुरु बीजाणु जनन के निर्माण करते हैं। जब प्राथमिक कोशिका को निर्माण हो गया तो द्वितीय कोशिकाएं कट जाएगी तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर एक और दो किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। तो कहा जाता है कि प्रत्येक प्रसु कोशिका परिणत कोश विभाजन द्वारा प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 37 का की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 37? देखिए ये सभी के सभी एनसीईआरटी एग्जाम पैटर्न के अनुसार ये सभी के सभी क्वेश्चन है। तो कहा जाता है कि भ्रूण कोश अंडप से इस उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार परागकोश से संबंधित होता है। कहा जाता है कि भ्रूण कोश अंडप से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार परागकोश से संबंधित होता है। क्या? आपका पराग कण। देखिए भ्रूण कोश कहाँ पे है? अंडप से। उसी प्रकार परागकोश कहाँ पे है? परागकण में। ये सभी एक दूसरे की नर युग्मक होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को कह रहा है कि ये देखिए एक क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है। कहाँ? निभागीय छोर पर। किसमें उपस्थित होते हैं? निभागीय छोर पर। कहा जाता है कि भ्रूण कोश में निभाग की ओर क्या है? भ्रूण कोश में निभाग की ओर प्रतिमुख कोशिका की संख्या 4 होती है। प्रतिमुख कोशिका की संख्या कितनी होती है हमारा? 4 होती है। अब कहा जाता है कि जिसमें एक कोशिका मध्य भाग में आ जाती है
और निभाग क्षेत्र में केवल 3 कोशिकाएं शेष बचती है। कहा जाता है कि इसमें से एक कोशिका मध्य भाग में आ जाती है तथा निभाग क्षेत्र में केवल 3 कोशिकाएं शेष बचती है। इसी को क्या कहता है? निभागीय छोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 से 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्रमशः क्रमशः तो क्या है? बीजांड द्वार से संबंधित सत्य कथन है। बीजांड द्वार से संबंधित सत्य कथन आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सत्य कथन आपका क्या है? देखिए वह यह बीजांड में छोटी छिद्रानुसार संरचना बनाती है। तो एक क्या? छोटी छिद्र। देखिए बीजांड एक छोटी होती है जिसमें कहा जाता है कि ए ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या? पहला ऑप्शन आपका सही है कि यह बीजांड में छोटी छिद्रानुसार संरचना बनाती है। सेकंड की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्या करा है कि इसमें 5 कोशिकाएं, 3 सहायक कोशिका तथा 2 अंडक कोशिकाएं पाई जाती है। तो ए कहता है कि इसमें एक अंडक कोशिकाएं बनती है, ना कि 3 बनते, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाता था? क्या ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन नंबर 3 पे की ओर चलते हैं। तो बीजांड द्वार की ओर एक कोशिकाएं सम्मिलित होकर अंड समुच्चय बना का लती है। ऑप्शन नंबर 3 कि बीजांड द्वार की ओर की कोशिकाएं सम्मिलित होकर अंड समुच्चय कहलाती है। ए आपका 39 का 1 और 3, 1 और 3 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार से 39 का क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का देखो। 40 का क्या है कि एक आवृत बीजी पादप में सबसे अधिक अगुणित कोशिकाएं मिलती है। कहा जाता है कि एक आवृत बीजी पादपों में सबसे अधिक अगुणित कोशिकाएं मिलती है। तो किसमें मिलती है? तो आपका सबसे अधिक आपका किसमें? गुरु बीजाणु धानी में बनती है। देखिए एक आवृत बीजी पादप में सबसे अधिक अगुणित कोशिकाएं मिलती है। देखिए गुणित कोशिकाएं, देखिए गुणित कोशिकाएं किसमें होती है? गुणित कोशिकाएं का मतलब क्या? युग्मकों में, मतलब 2n हो जाती है। ये सदैव किसमें होती है? ये परागकणों में होती है, या कहा जा सकता है कि ये नर जनन भाग होता है। लेकिन जब मादा जनन की बात करते हैं तो या इसी को क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणु जनन भी कहा जाता है। किस लघु बीजाणु जनन भी होता है। लेकिन जब बात हम नर जनन की बात करते हैं तो नर जनन में क्या आ जाएगा आपका? देखिए मादा जनन में क्या है? गुरु बीजाणु जनन है। गुरु बीजाणु जनन है। गुरु बीजाणु जो जनन होता है यह सदैव किस प्रकार से होता है? तो एक कहा जाता है कि एक आवृत बीजी पादप में सबसे अधिक अगुणित कोशिकाएं मिलती है। तो ये सदैव क्या होती है? अगुणित कोशिकाएं क्या गुरु बीजाणु धानी में होती है। अब कहा जाता है कि ये अगुणित कोशिका किसमें सदैव पाई जाती है? हमारा गुरु बीजाणु धानी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित देखिए पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कहा जाता है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका क्या? सक्रिय निभागीय गुरु बीजाणु पाई जाती है। क्या है? ये सदैव सक्रिय होते हैं। सक्रिय निभागीय गुरु बीजाणु के निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाता है। तो कहा जाता है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश के निर्माण के लिए सक्रिय निभागीय गुरु बीजाणु उत्तरदायी होता है। यह सबसे सामान्य प्रकार की भ्रूणकोश है जो लगभग 70% पादपों में पाया जाता है। एक कितने? लगभग में 70% पादपों में आपका क्या पाया जाता है? पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश के निर्माण के लिए क्या? सक्रिय निभागीय कोशिकाएं पाई जाती है। 70% पादपों में क्या? सक्रिय निभागीय गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 पे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित देखिए क्वेश्चन नंबर 42 द्विबीजाणु भ्रूणकोश या एलियम फिस्टलोसस होता है। देखिए एलियम फिस्टलोसस या इसी को क्या कहा जाता है? द्विबीजाणु भ्रूणकोश होता है। सदैव कैसा?
8 केंद्र की होता है। कैसा होता है? 8 केंद्र की होता है। अब कहा जाता है कि इसमें 8 केंद्र की होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में एंडीमियोन प्रकार का भ्रूणकोश विकसित होता है। एंडीमियोन प्रकार का भ्रूणकोश किसमें भी स्थित होता है? ए बीजांड द्वार गुरु बीजाणु में स्थित होता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के देखिए एंडीमियोन प्रकार का भ्रूणकोश बीजांड द्वारी बीजांड द्वारी गुरु बीजाणु से विकसित होता है। यह सदैव 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की होता है। ये कैसे होता है? ये सदैव 7 केंद्र की 7 केंद्र की तथा आपका कैसा देखिए ये क्या था? सदैव 8 केंद्र की है, सॉरी ये 7 केंद्र की ना होगा, कैसा ये सदैव 8 केंद्र की होता है। ये 8 केंद्रकों से मिलकर निर्मित हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या? 43 के बाद किसी किधर को? 44 की ओर। 44 कह रहा है कि एड्रोक्सा प्रकार का भ्रूणकोश होता है। एड्रोक्सा प्रकार का भ्रूणकोश सदैव कैसा होता है? 8 केंद्र की होता है। ये देखिए दोनों केंद्रकों में सदैव क्या होता है? 8 केंद्र की कोशिकाएं होती है। ये किसमें पाया जाता है? देखिए अभी बताया गया था का कि इसके पहले देखिए क्या है? 8 केंद्र की होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 केंद्र की के साथ साथ कहा जाता है कि एड्रोक्सा प्रकार का भ्रूणकोश 8 केंद्र की तथा 7 कोशिकीय होता है। यह संगठन पॉलीगोनम प्रकार के समान सदैव होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखिए 45 में कहा जाता है कि स्वपरागण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपरागण के लिए आपका क्या आवश्यक होता है? तो स्वपरागण के लिए द्विलिंगता या समकाल पक्वता या दोनों पाया जाता है। तो कहा जाता है कि स्वपरागण के लिए आपका द्विलिंगता तथा समकालपवता समान होता है। तो कहा जाता है कि स्वपरागण के लिए पादप द्विलिंगी होना चाहिए तथा दोनों के जननांग एक समान ही परिपक्व होने चाहिए। कहा जाता है कि जिस प्रकार से जंतुओं में मौसम के अनुसार जनन की क्रियाएं अधिक से अधिक होती है, तो कहा जाता है कि उसमें जब ऐसे जीव जिनमें स्वपरागण मतलब क्या, जब परागण की क्रिया उसी पुष्प के, देखिए स्वपरागण किसे कहते हैं? एक ही पुष्प के एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के उसी पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण स्थानांतरित करके निषेचन की क्रिया या कहा जाता है कि स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। देखिए स्वमेश अपने क्या होता है? देखिए स्वमेश अपने परागकण में क्या? नर जनन भाग का क्या? परागकण। परागकणों का उसी पुष्प के उसी प्रवर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 45 का क्या? ए और बी दोनों से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? ए और बी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 46 के क्या है कि निम्न शुद्ध वंश चलाने में सहायक है। शुद्ध वंश चलाने में क्या आवश्यक है? यह स्वपरागण आवश्यक है। देखिए कहा जाता है कि जब भी किसी वंश को चलाना होता है जो शुद्ध रूप से चलेगा, तो उसमें स्वपरागण की क्रियाएं संपन्न होना चाहिए। इसीलिए इसको कहा जाता है स्वपरागण में क्या? एक किसी दूसरे के ऊपर ये निर्भर नहीं रहता है, जिसके कारण ये हमेशा स्वच्छ या शुद्ध वंश चलाने में सहायक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए पर परागण से संबंधित सत्य कथन है। कहा जाता है कि पर परागण से संबंधित सत्य कथन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी है कि पुष्प में रंग सुगंध एवं मधु की आवश्यकता होती है। देखिए
दोनों जननांगों को एक ही पुष्प में विद्यमान होना चाहिए। एक ही पुष्प में रहेगा तो स्वपरागण हो जाएगा। पादपों में शुद्ध वंश शुद्ध वंश का चलाने के लिए स्वपरागण की आवश्यकता होती है। ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर से पुष्प में रंग, सुगंध तथा मधु की आवश्यकता होती है। किसमें? पर परागण के। क्योंकि पर में क्या? दूसरे। जब परागण की क्रिया किसी दूसरे जीवधारियों के द्वारा या दूसरे के माध्यम के द्वारा होता है तो वह क्रिया क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। तो एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने के लिए किसकी? जल की, वायु की, कीट की तथा जंतुओं की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर परागण कई प्रकार के होते हैं। स्वपर क्या होता है? कीटों के द्वारा परागण, कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा और जल के द्वारा तथा वायु के द्वारा परागण की क्रियाएं संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 47 की 48 की ओर चलते हैं। 48 क्या है? गेहूं, जौ, मक्का आदि में परागण होता है। देखिए कहा जाता है कि गेहूं में, जौ में, मक्का में परागण की क्रिया कौन सी होती है? ये क्या है? 48 का क्वेश्चन है। 48 में कहा जाता है कि ये सदैव वायु परागण होता है। कहा जाता है कि गेहूं, जौ, मक्का में जो आपके वायु की सहायता से या जो उसके परागकण होते हैं, इस सदैव वायु की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प भी कहा जाता है। ये ऑप्शन का गेहूं में, जौ, मक्का में आपका देखिए आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका इसी जगह तैयार हो जाएगा या वन लाइनर क्वेश्चन। पर परा देखिए वायु परागण किस में होता है? तो गेहूं, मक्का, जौ में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का कि 49 का मक्का का मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है। यह किससे ढका रहता है? कहा जाता है कि मक्का का मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है। यह किससे ढका होता है? देखिए जो मक्का होता है सदैव किससे ढका होता है? ये पृथु पर्ण से ढका होता है। ये देखिए पृथु पर्ण या स्पैथ क्या है? पृथु पर्ण या स्पैथ, SPATHE स्पैथ से ढका रहता है। कहा जाता है कि मक्का का मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है जो मृदु क्या पृथु पर्ण से ढका रहता है। 49 के चलते हैं। 50 देखिए 50 में क्या है कि साल्विया में परागण होता है। देखिए साल्विया में परागण की क्रिया क्या होती है? कीट द्वारा होती है। अब कीट द्वारा क्यों कहा जाता है कि साल्विया में मधुमक्खी, देखिए क्या साल्विया में कीट कौन से? हमारा कौन? मधुमक्खी। मधुमक्खी कहा जाता है कि जो मधुमक्खी होता है, जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी द्वारा परागण होता है। तो मधु की देखिए मधु चूसक के लिए जब वो मधु देखिए जब साल्विया पुष्प के ऊपर मधुमक्खी आकर उसके क्या रस को या उसी पुष्प के क्या रस को क्या मकरंद मकरंद को उसके मकरंद को चूसती है या उस चूसते समय उसके कण या उसके भाग उस मधुमक्खी के पास चिपक जाते हैं जो एक पुष्प के बाद दूसरी पुष्प पर स्थानांतरित होती है। तो उसी दूसरी पुष्प का क्या परागकण दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये किसके द्वारा होता रहा है? ये मधुमक्खी के कारण हो रहा है। इसलिए कहा जाता है इसमें जो परागण की क्रिया होगी यह कीट द्वारा परागण होता है। इस प्रकार से अब चलते हैं 41 की ओर। देखिए 51 में क्वेश्चन कर रहा है कि गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है। गुंजन चिड़िया द्वारा जो परागण की क्रिया होती है यह बिग्नोनिया में होती है। कहा जाता है कि बिग्नोनिया के पादप में गुंजन करने वाली चिड़िया द्वारा परागण होता है। ये मधुपान के समय जब चिड़िया दल पुंज की नलिका में चोंच डालती है तो इसके वक्ष, सिर इत्यादि से पराग चिपक चिपक जाते हैं जो एक दूसरे पादप पर जाकर इन्हें परागित करती है। एक किसके द्वारा किया जाता है? ये गुंजन चिड़िया के द्वारा होता है। तो यही की क्रिया क्या कहलाती है? बिग्नोनिया में होता है। ये क्या होता है? गुंजन और चिड़िया द्वारा परागण क्या होता है? बिग्नोनिया के द्वारा होता है। अब चलते हैं 52 पर। 52 का है कि घोंघा द्वारा परागण होता है। घोंघा द्वारा देखिए घोंघा कहाँ पे होता है? हमारा जल में। या कहा जाएगा कि जल में परागण करने के लिए क्या मुख्य हमारा घोंघा द्वारा परागण हो जाएगा? तो घोंघा द्वारा जो परागण होता है ये मैल
मैले कोफिया में होता है। कहा जाता है कि घेंघा द्वारा परागण मैले कोफिया में होता है। मेले कोफिया में होता है, किसमें? मेलोकोफिया में होता है। तो कहा जाता है घोंघे द्वारा परागण मेलोकोफिया कहलाता है। यह जली तथा दलदली भूमि में पाया जाता है, जैसे लेमिना इत्यादि में। किसमें? लेमिना। लेमिना में क्या होता है? हमारा घोंघा द्वारा परागण होता है। जो एक क्रिया क्या करती है, ये जो परागण क्या करता है? मेलेकोफिया कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो परागण द्वारा देखिए, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। देखिए, चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, इसी को चीरोप्टेरोफिया कहा जाता है। क्या? चीरोप्टेरोफिया कहलाता है। ये कहा जाता है कि कचनार, इपेरुआ, कदम इत्यादि पादपों में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। ऐसे परागण को चीपो चीरो चीरोप्टेरोफिया कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? चमगादड़ द्वारा परागण होता है। जब चमगादड़ की बात किया जाएगा तो किसमें हो जाता है? देखिए, कचनार, कचनार के इपेरुआ कदम, ये सभी के सभी क्या? चमगादड़ द्वारा परागण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 का कि एपी हाइड्रोफिया प्रकार का परागण होता है। एपी हाइड्रोफिली प्रकार का परागण होता है। तो एपी हाइड्रोफिली प्रकार का परागण क्या है? जल की सतह पर होता है। कहा जाता है कि एपी हाइड्रोफिलिक प्रकार का परागण होता है, यह जल की सतह पर होता है। या जल की सतह पर परागण की क्रिया होती है, तो इसी को क्या कहा? एपी हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफिलिक प्रकार का परागण कहा जाता है। कहा जाता है कि न्यास या न्यास सिरेटोफिलम या वेलिसनेरिया हाइड्रा इत्यादि में जो परागण पानी की सतह पर होता है, इस प्रकार द्वारा परागण एपी हाइड्रोफिली कहलाता है। कहा जाता है कि न्यास, देखिए न्यास, इसमें आप हाइड्रा को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो हाइड्रा होता है, इसमें क्या होता है? जल के द्वारा परागण होता है। यह दलदली तथा जल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें इसी की क्रिया को क्या कहता है? एपी हाइड्रोफिली प्रकार का परागण कहा जाता है। 55 की देखिए, 55 में कह रहा है कि निम्न, देखिए, पराग नलिका की खोज की थी। पराग नलिका की खोज क्या कहलाती है? पराग नलिका की खोज सदैव एमिसी कहलाती, कहा जाती। देखिए, पराग नलिका की खोज की थी। एमिसी ने पराग नलिका की खोज की थी। कहा जाता है कि एमिसी, देखिए, एमिसी ने सबसे पहले 1842 में पोर्टुलासा, देखिए, पोर्टुलाका पोर्टुलाका ओलिरेशिया ओलिरेशिया के में क्या सबसे पहले पराग नलिका की खोज एमिसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। कि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का उदाहरण, देखिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश का उदाहरण क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी, कुकुरबिटिया कहा जाता है। कुकुरबिटा में पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है। इसी को क्या कहा? मध्य प्रवेश कहा जाता है। देखिए, मध्य प्रवेश कहा जाता है कि कुकुरबिटा में पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश कर देते। क्या? बीजांड को तोड़कर क्या? अध्यावरण में प्रवेश करना क्या कहलाता है? मध्य प्रवेश कहलाता है। ये सदैव किसमें होता है? कुकुरबिटा में होता है। किसमें होता है? कुकुरबिटा में होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 57 कह रहा है कि निषेचन द्वारा क्या है? द्विनिषेचन द्वारा क्रिया होती है। देखिए, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन में क्या? ये देखिए, एक केवल आवृत बीजी में होती है कि आवृत बीजी और अनावृत जिसमें देखिए, ऐसे पौधे जिसमें पूर्ण रूप से जड़, तना, पत्ती, फल, फूल विकसित होते हैं,
ये हमारे क्या होते हैं, आवृतबीजी पुष्प कहलाते हैं या आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। तो कहा जाता है कि जो द्विनिषेचन की क्रियाएं होती है यह सदैव आवृतबीजी पादप में होती है। एक क्वेश्चन 2016 में आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए क्या है, द्विनिषेचन के बाद क्या होता है सदैव। अब कहा जाता है कि 58 का कहा जाता है कि द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया था। देखिए द्विनिषेचन के बारे में, ये जो द्विनिषेचन होता है ये सदैव किसमें होता है मेरा, सदैव से सिर्फ ये कहा जाएगा एक केवल आवृतबीजी पादप में होता है। किसमें होता है, आवृत बीजी पादप में होता है, बाकी हमारे आवृत्ति अनावृतबीजी पादपों में ये संभव नहीं होता है। कहा जाता है कि द्विनिषेचन किसमें संभव होता है, तो आवृतबीजी पादप में होता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, तो द्विनिषेचन का सर्वप्रथम प्रयोग नवाश्ची ने किया था। नवाश्ची ने क्या किया था, सर्वप्रथम आपका द्विनिषेचन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। 59 कह रहा है कि देखिए क्या, द्विनिषेचन मुख्यतः का मुख्य लक्षण है। देखिए आपका द्विनिषेचन का मुख्य लक्षण क्या है, अभी आपको बताया गया। द्विनिषेचन सबसे पहले किसमें होता है, ये सदैव आवृतबीजी पादप में होता है। आपका टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा आवृतबीजी में ये संभव नहीं होता। किसमें संभव होता है, सिर्फ आवृतबीजी पादप में संभव होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन में भाग लेने वाले द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या सदैव होती है। द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या सदैव 5 होती है। कितनी होती है, सदैव 5 होती है। कहा जाता है कि द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या सदैव 5 होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन में भ्रूणकोश भ्रूणकोश केंद्रक से किसका निर्माण होता है। कहा जाता है कि द्विनिषेचन में भ्रूणकोश केंद्रक में से किसका निर्माण होता है, तो भ्रूणकोश केंद्रक से सदैव भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका, भ्रूणकोश केंद्रक से सदैव भ्रूणपोष का निर्माण होता है। कहा जाता है कि द्विनिषेचन में भ्रूणकोश केंद्रक में भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसमें भोजन संग्रहित होता है। देखिए नाम से पता चले भ्रूणपोष, भ्रूण क्यों देखिए, भ्रूण के लिए पोषण कहाँ पे प्रदान किया जाता है, हमारा भ्रूणपोष में प्रदान किया जाता है। ये सदैव क्या पर होता है, ये सदैव भ्रूणकोश केंद्रक में इसका निर्माण होता है। कहा जाता है कि ये सदैव भ्रूण को पोषण में मदद करता है। इस प्रकार से आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग लगभग में आपका 61 क्या 61 सवाल को आपको एग्जाम में या आपके प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले जितने भी कंपटीशन है, सभी के सभी जितने भी लैंगिक जनन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को कवर कर दिया जा रहा है। इस क्लास से आप अच्छे खासे आपके CUT के साथ साथ बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज के एग्जाम के लिए आप अच्छे से इन सब क्लासों को देख सकते हैं। इसमें आपके चैप्टर वाइज पूरा का पूरा आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।